बच्चों गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? बताएं मेरे को जल्दी से। हेलो एवरीवन। बेटा अपना वीडियो विजिबल करके रखें। यस बच्चों। बेटा गुड आफ्टरनून नहीं है, गुड मॉर्निंग है। हाँ ठीक है बेटा, अभी सुबह हुआ है ना, मॉर्निंग करेंगे पहले। हाँ ठीक है बेटा, सुबह के 9 भी नहीं बजे अभी, है ना। हाँ तो यहाँ पे हम बेटा बात करेंगे तो बेटा आज है 14 अगस्त और कल है बेटा 15 अगस्त, है ना। 15 अगस्त है ना। 15 अगस्त को अपना देश मतलब आजाद हुआ था, फ्रीडम हुआ था, ठीक है, अंग्रेजों के चंगुल से, है ना बच्चों। तो कल आजादी का दिवस है 15 अगस्त, ठीक है बच्चों। हाँ क्लास है बच्चों आपकी 8th क्लास और सब्जेक्ट है बच्चों साइंस। ठीक है बच्चों। हाँ तो यहाँ पे बेटा अब हम बात करते हैं कंसिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन। कल हमने बताया था डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। कोई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, कोई नई प्रोजेक्ट है, कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए बच्चों कोई फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया को स्थापित करने के लिए, उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमें उसको पेड़ों को काटना पड़ता है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? डिफोरेस्टेशन। अब इसका कंसिक्वेंस क्या है, ठीक है बच्चों, कॉन्सिक्वेंस क्या है? हाँ बेटा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू। हाँ सभी बच्चों को महक यादव की तरफ से इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है बच्चों। विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, या फ्रीडम डे। अब हम बात करते हैं बच्चों कॉन्सिक्वेंस। consequence of deforestation। डिफोरेस्टेशन, ठीक है बच्चों, consequence of deforestation। डिफोरेस्टेशन की क्या consequence है, ठीक है। हाँ बच्चों, हमने बताया कि जो पेड़ पौधों को हम काट देते हैं तो नेचुरल जो बैलेंस है बच्चों वो इम्बैलेंस हो जाता है, बिगड़ जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर बच्चों CO2 का जो परसेंटेज वैल्यू है वो एनहेंस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब एनवायरनमेंट के अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाता है बच्चों, ठीक है, देखो क्या होता है, हम कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2 छोड़ते हैं, ठीक है। प्लांट कौन सी छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम जो छोड़ते हैं वो प्लांट लेते हैं और जो प्लांट जो छोड़ते हैं बच्चों वो हम लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब यदि प्लांट कम होंगे तो हम क्या करेंगे, हमारी जो CO2 है वो ज्यादा जाएगी, ठीक है। अब उसको एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट है नहीं, तो वहां पे क्या होगा बच्चों, एनवायरनमेंट के अंदर CO2 की जो वैल्यू है बच्चों बढ़ जाएगी, ठीक है। और CO2 की वैल्यू यदि एनवायरनमेंट के अंदर बढ़ गई, ठीक है, तो उसका भी बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है बच्चों। उससे क्या होगा, उससे हमारे एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है बेटा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसको बोलते हैं बच्चों ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा बच्चों, जो बर्फ के जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, जो ग्लेशियर होते हैं, वो मेल्ट हो जाएंगे। मेल्ट होने के बाद वो पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और पानी कहाँ पे जाएगा बच्चों? समुद्र में जाएगा, जिससे समुद्र का जो लेवल है, सी लेवल है, वो एनहेंस होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। उससे क्या होगा कि समुद्र के आसपास रहने वाले जो देश हैं, जो कंट्रीज हैं, वो सब डूब जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये एक बड़ा सबसे बड़ा इफेक्ट है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे बात करते हैं बच्चों consequence of deforestation। यहाँ पे पहला है बच्चों deforestation increase the temperature and pollution level of the earth, ठीक है। तो सबसे पहले तो पॉइंट ये लिखेंगे deforestation। deforestation increase the
टेम्परेचर deforestation increase the temperature of the earth. ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, एंड इंक्रीज द पोल्यूशन लेवल एंड increase the pollution level of the earth. बच्चों अर्थ का जो पोल्यूशन लेवल है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों पहला पॉइंट लिखा है मैंने, डिफोरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड इंक्रीज द पोल्यूशन लेवल ऑफ द अर्थ। मतलब यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वहां पे एनवायरनमेंट के अंदर जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा और जो पोल्यूशन का जो लेवल है बच्चों वो भी बढ़ जाएगा। जैसे देखो बच्चों, पेड़ पौधे क्या करते हैं, जैसे धूल मिट्टी है, ठीक है, धुआं है, उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो धूल मिट्टी धुआं को एब्जॉर्ब कौन करेगा, तो एनवायरनमेंट के अंदर बच्चों क्या हो जाएगा, पोल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बच्चों देखो, डिफोरेस्टेशन इंक्रीज द लेवल ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। अभी मैंने बताया कि जो CO2 का जो लेवल है बच्चों वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। डिफोरेस्टेशन deforestation increase the CO2 क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड level in the environment। देखो बच्चों, एनवायरनमेंट के अंदर जो CO2 होती है बच्चों वो होती है 0.03%, ठीक है। अब यदि हमने डिफोरेस्टेशन किया तो एनवायरनमेंट के अंदर बच्चों जो CO2 का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, और CO2 होती है वो एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। CO2 यदि बढ़ेगी तो बच्चों एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी ज्यादा होगी, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। डिफोरेस्टेशन तीसरा है, डिफोरेस्टेशन disturb the balance of nature, ठीक है। नेचर का जो बच्चों बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। पेड़ पौधे कम होंगे, जीव जंतु ज्यादा होंगे तो बैलेंस क्या हो जाएगा बच्चों, बिगड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बेटा आवाज कम आ रही है क्या, हाँ बच्चों, हाँ देखिए, तो यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा है डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर। उसके बाद क्या होगा, रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल विल डिक्रीज। रेनफॉल, बरसात कम आएगी, रेनफॉल एंड फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब होता है उपजाऊ क्षमता, फर्टिलिटी ऑफ द सोइल डिक्रीज, ठीक है। CO2 के मतलब सोइल की जो फर्टिलिटी पावर है बच्चों वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेनफॉल, यदि बरसात कम होगी बच्चों, मिट्टी को पानी नहीं मिलेगा तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी पावर है बच्चों वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा मैंने डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर, मतलब जैसे रेनफॉल है, बरसात कम आएगी, रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सोइल डिक्रीज, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों, देयर विल बी
इंक्रीज चेंज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। उसके बाद है बच्चों देयर विल बी इंक्रीज, देयर विल बी इंक्रीज increased change of natural calamities, आपदा। कैलामिटीज, कैलामिटीज का मतलब बच्चों जैसे आपदा होती है, जैसे बाढ़ का आना, भूकंप आना, ठीक है, सूखा पड़ना, ये सब क्या है, कैलामिटीज है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों कैलामिटीज सच एज जैसे कि बाढ़, फ्लड्स, ड्रोट, सूखा पड़ना, ठीक है बच्चों। यदि बरसात नहीं आएगी तो सूखा पड़ेगा, और यदि मतलब तेज आएगी, यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे क्या करते हैं बच्चों, जो पानी का जो कटाव है, मिट्टी का जो कटाव है उसको रोकते हैं। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मिट्टी कट कट के दूर जाएगी, ठीक है, और जो नदियों का पानी है वो गाँव में आ जाएगा और बाढ़ आ जाएगा, ठीक है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, फ्लड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखिए डेस्टिफिकेशन, ठीक है। डेस्टिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों जो उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। अब ये पॉइंट लिखो एक बार आप, ठीक है, उसके बाद हम ऊपर लिखेंगे। तो पहला पॉइंट एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं आगे, ठीक है बच्चों। हाँ, एक स्क्रीनशॉट प्रॉपर। हाँ बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों। तो बच्चों ये यहाँ पे कंसेक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है यदि हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे, क्या उसके एडवर्स इफेक्ट होंगे, ठीक है, क्या उसकी लिमिटेशंस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों डिफोरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड इंक्रीज द पोल्यूशन लेवल ऑफ द अर्थ। पहला पॉइंट तो यही है, टेम्परेचर बढ़ेगा और पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट है बच्चों डिफोरेस्टेशन इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यदि एनवायरनमेंट के अंदर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब ध्यान रखना बच्चों 78% में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, 21% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और 1% अदर गैसेज होती है, ठीक है बच्चों। देखो 78 और 21 99 हो गया, और प्लस 1 कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इसमें जो 1% है उसके अंदर 0.03% क्या होती है बच्चों, CO2 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। डिफोरेस्टेशन इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अंदर जो CO2 की जो कंसंट्रेशन वैल्यू है वो एनहांस होती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों लिखा है मैंने डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर, नेचर का बैलेंस बिगड़ जाएगा, जिससे क्या होगा, रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सोइल डिक्रीज, मतलब वर्षा कम होगी और जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी पावर होती है, ठीक है। कई कई खेत ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक बीघे के अंदर 10 बोरी अनाज पैदा होता है, और एक खेत ऐसा है जिसके अंदर 2 ही बोरी पैदा होती है। उसका मतलब जो 2 बोरी पैदा करने वाली जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी पावर क्या है बच्चों, कम है, ठीक है। तो 16 डिग्री। उसके बाद है देयर विल बी इंक्रीज चेंज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, मतलब आपदाएं होते हैं, ठीक है, जैसे कि फ्लड का आना, जैसे ड्रोट का आना, ये सब क्या है, नेचुरल कैलामिटीज है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों फोर्थ पॉइंट में। उसके बाद बच्चों फोर्थ पॉइंट में यही चल रहा है अपना टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों डेस्टिफिकेशन, द फर्टाइल लैंड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। डेस्टिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों, फोर्थ नंबर पे है डेस्टिफिकेशन। तो ब्रैकेट में लिख देता हूं, डेस्टिफिकेशन का मतलब होता है फर्टाइल सोइल
gets converted into डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब मरुस्थल। जो मरुस्थल की मिट्टी होती है बच्चों वो एक प्रकार से उपजाऊ नहीं होती है, इसलिए मरुस्थल के अंदर इतने पेड़ पौधे नहीं होते। ठीक है, तो फर्टाइल सोइल गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, इसका मतलब होता है डेस्टिफिकेशन। डेस्टिफिकेशन और उसके बाद ऐसे पढ़ेंगे, इसको बड़े ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया। डेस्टिफिकेशन is the major cause of deforestation। बच्चों जो पेड़ पौधे होते हैं बच्चों मिट्टी को एक प्रकार से बांधे रखते हैं। ठीक है, टाई करके रखते हैं, बांध के रखते हैं। अब बच्चों पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मिट्टी एक प्रकार से वहां की मिट्टी लूज हो जाएगी। जैसे बरसात आएगी तो बरसात के साथ जो मिट्टी है वो बह बह के दूर चली जाएगी। ठीक है, दूर चली जाएगी, उससे क्या होगा, मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं जो मिट्टी की फर्टिलिटी पावर को बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होगा, सारे जो मिनरल्स है वो बह जाएंगे। इससे क्या होगा, मिट्टी की जो फर्टिलिटी पावर कम हो जाएगी और जो फर्टाइल सोइल होती है बच्चों डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब मरुस्थल के अंदर। तो यहाँ पे देखो बच्चों, डेस्टिफिकेशन इसका मतलब होता है फर्टाइल सोइल गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। ठीक है, उसको पढ़ेंगे, इसको डेस्टिफिकेशन इज द मेजर कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन के कारण ही डेस्टिफिकेशन होता है। ये बात सभी बच्चों की समझ में आई क्या? हाँ बच्चों, हाँ वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम बात करते हैं 5th नंबर पे। डिफोरेस्टेशन आल्सो लीड्स टू a decrease in the water holding capacity of the soil। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों, डिफोरेस्टेशन decrease the water holding capacity of the soil। ठीक है, of the soil। समझ में आया बेटा कि जो डिफोरेस्टेशन होता है वो मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब होता है यदि पानी मिट्टी के अंदर डाले तो पानी मिट्टी के ऊपर ही रहे, नीचे ना जाए, उसको बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, जैसे बच्चों एक तो बालू मिट्टी है, एक चिकनी मिट्टी है, तो पानी कौन सी मिट्टी में ज्यादा रुकेगा? ठीक है, तो जो चिकनी मिट्टी होती है बच्चों उसके अंदर पानी ज्यादा देर रुकता है। क्यों? क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जबकि जो मरुस्थल की जो मिट्टी होती है बच्चों, डेजर्ट सोइल होती है, उसके अंदर उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स का साइज क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। ठीक है, हाँ, तो इसलिए मैंने लिखा डिफोरेस्टेशन डिक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। मतलब डिफोरेस्टेशन से क्या होगा, मिट्टी की जो पानी को पकड़ने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ यहाँ पे बच्चों एडवर्स इफेक्ट थे या कंसेक्वेंस थे किसके, डिफोरेस्टेशन के। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा था बच्चों मीनिंग ऑफ डिफोरेस्टेशन या डेफिनेशन ऑफ डिफोरेस्टेशन। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट में देखा बच्चों कंसेक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन। ठीक है बच्चों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये अपना वीडियो आप बंद क्यों कर लेते हो, अपना वीडियो बंद क्यों कर लेते हो? अमन यादव, आशीष चौहान, नेहा यादव, अंकित यादव, बेटा अपना वीडियो विजुअल करके रखें। दोबारा से बोल रहा हूं मैं आपको, भूमिका शेखावत, आरुषि, पीयूष राठावाल, ये सभी अपना वीडियो विजुअल करके रखें। हाँ बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है वो क्या है,
बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। of forest and wildlife, wild animals लिख दो, ठीक है, वाइल्ड लाइफ लिख दो चाहे, ठीक है बच्चों। कंजर्वेशन का मतलब होता है उनको संरक्षित करना, उनको बचाना, ठीक है, किसको, फॉरेस्ट को, और जो वाइल्ड लाइफ है मतलब जो जंगली जीव है जैसे शेर, हाथी, ठीक है, चीता, बहुत सारे होते हैं, है ना, तो उनको बचाना, ठीक है, उससे ही क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब बच्चों इनको बचाने के लिए कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट संस्थाएं होती हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, ठीक है, नेशनल पार्क होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, बॉटनिकल गार्डन होते हैं, उनके अंदर इनको क्या करते हैं बच्चों, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब वहां पे बच्चों ना तो वहां पे शिकार हो सकता, ना वहां पे पेड़ पौधे काट सकते, ठीक है, तो ये बड़े एरिया में होते हैं, इनका जो एरिया होता है बच्चों बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट संस्थाएं होती हैं, ठीक है, जो वन विभाग के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है, तो उनके द्वारा हम फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ का क्या कर सकते हैं बच्चों, कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभ्यारण्य बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। सेंचुरी, ठीक है, उसके बाद है नेशनल पार्क है बच्चों, उसके बाद है बच्चों बायोस्फीयर रिजर्व, रिजर्व, ठीक है, उसके बाद है बच्चों आर नेम्स, आर नेम्स टू गिवन names given to the areas meant, ठीक है, mean इसका मतलब क्या है, meant for conservation, for and preservation, of forest and wildlife, wild animals, ठीक है बच्चों। मतलब बच्चों यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जिनके द्वारा हम इनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे ध्यान रखना, एक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है बच्चों, एक जो नेशनल पार्क होते हैं, राष्ट्रीय पार्क होते हैं, ठीक है, जैसे रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क हो गया, ठीक है, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, ठीक है, आर नेम्स गिवन टू द एरियाज, मतलब ऐसे एरिया हैं जहां पे हम कंजर्वेशन करते हैं या प्रिजर्वेशन करते हैं, किनका, फॉरेस्ट का और वाइल्ड एनिमल्स का, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कंजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है और नेशनल पार्क होते हैं, ठीक है बच्चों, जिनके अंदर हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बच्चों बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, ठीक है बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, तो बायोस्फीयर के अंदर बच्चों, बायोस्फीयर के अंदर
बायो का मतलब जीव जंतु, बायो का मतलब बच्चों क्या होता है, जीव जंतु, और स्फीयर का मतलब एटमॉस्फेयर, मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर बच्चों जहां पे एनिमल्स, प्लांट, ठीक है, और प्लांट्स के अंदर भी हार्ब, शार्ब, ट्रीज, ठीक है, और एनिमल्स के अंदर छोटे एनिमल, बड़े एनिमल, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं। एक्वेटिक एनिमल, पानी के अंदर जो एनिमल पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो स्थल पे होते हैं, ठीक है, मतलब एक्वेटिक का मतलब होता है एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं बच्चों और एक्वेटिक प्लांट भी होते हैं। एक्वेटिक का मतलब जो पानी के अंदर रहता है, तो पानी के अंदर कुछ प्लांट्स भी होते हैं बच्चों और कुछ एनिमल्स भी होते हैं। उसके बाद कुछ टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थल पे, ठीक है, तो जहां पे पेड़ पौधे भी होते हैं बच्चों और एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब यही होता है कि ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पे जीव जंतु रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इसके बारे में लिखते हैं बच्चों, बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ, बायोस्फीयर is the part of earth in which living organism exist, ठीक है। उसके बाद exist और which support life, और which support life, मतलब जीव जंतु को, पेड़ पौधों को यदि नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा तो बच्चों उनकी ग्रोथ है वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो एक प्रकार से जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो उनको क्या करते हैं, सपोर्ट भी देते हैं, ठीक है बच्चों। तो बायोस्फीयर रिजर्व इज द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बच्चों पेड़ पौधे भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट मतलब वहां पे रहते हैं बच्चों, वहां पे वो सरवाइव करते हैं, ठीक है। और विच सपोर्ट लाइफ मतलब जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है, ठीक है बच्चों, क्या करता है, सपोर्ट करता है ना। हाँ, उसके बाद देखिए बच्चों आगे देखो, द बायोस्फीयर रिजर्व हैज टू मेंटेन, द बायोस्फीयर रिजर्व helps to maintain आगे बच्चों the biodiversity and culture, the biodiversity and culture of that area, ठीक है बच्चों। A biosphere reserve, a biosphere reserve may also contain contain other protected area, protected का मतलब सुरक्षित, protected area, ठीक है बच्चों। हाँ, तो देखो बच्चों मैंने बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर लिखा कि ऐसा स्फीयर या ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं और वो उनको सपोर्ट करता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिखा है देखो मैंने, बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं विच सपोर्ट लाइफ, और वहां पे लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प्स टू मेंटेन the
बायोडायवर्सिटी। देखो बच्चों, बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के जीव जंतु। क्या सभी जीव जंतु एक जैसे होते हैं? बताओ मेरे को, क्या सभी प्लांट एक जैसे होते हैं? उनमें कुछ वेरिएशन होते हैं, कुछ विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं बच्चों बायोडायवर्सिटी, ठीक है। बायोडायवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया ए बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो कंटेन अदर, इसके अंदर और दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया भी होते हैं, ठीक है बच्चों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने बायोस्फीयर रिजर्व की बात की बच्चों, उसके बाद में आने वाली क्लास के अंदर हम उसके एग्जांपल्स देखने वाले बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेंचुरी होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है बच्चों, उनके बारे में पढ़ेंगे। एंडेमिक स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे, एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, रेड डेटा बुक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय।